नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशागर रहिए चैनल पर हैं। आज हम दौलत राव सिंधिया के बाद आगे की सीरीज बढ़ा रहे हैं, जिसमें जनकोजी राव सिंधिया और जयाजी राव सिंधिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। जरा इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पूरी सीरीज जो हम सिंधिया वंश की चला रहे हैं उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आप देखिए जनकोजी राव सिंधिया जो दौलत राव सिंधिया के बाद आते हैं। जनकोजी राव सिंधिया जो है वो दौलत राव सिंधिया के दत्तक पुत्र थे। दौलत राव सिंधिया के दत्तक पुत्र थे, मतलब दौलत राव सिंधिया की कोई औलाद नहीं थी, उनके ये दत्तक पुत्र बने। दौलत राव जी की पत्नी थी जिनका हमने जिक्र किया था कि इनका चर्चा आएगी, उनका नाम था बैजाबाई। जो हमने बताया था कि उन्होंने बैजाबाई से विवाह किया है। बैजाबाई ने ही जो है जनकोजी राव सिंधिया को गोद लिया था या इनके दत्तक पुत्र बने थे। और चूंकि इनको 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने गोद ले लिया था और इनका ओरिजिनल जो नाम था वो मुकुट राव था। मुकुट राव था, लेकिन जब ये गद्दी पे बैठे तो इनका नाम जो है आली जाह जनकोजी राव कर दिया गया। आली जाह जनकोजी राव कर दिया गया, इनका नाम ये कर दिया गया। और इनका टेन्योर आपने देखा कि 1827 से 1843 तक ये रहते हैं। और इसको हम थोड़ा अलग पेज पर समझ लेते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि ये एक दत्तक पुत्र थे दौलत राव सिंधिया का। और 11 वर्ष की उम्र में ही जो है 11 वर्ष की उम्र में इनको गद्दी पर बैठा दिया था कि इनका ओरिजिनल नाम मुकुट राव था, ठीक। और इनकी देखरेख में ही सत्ता जो चलाई है वो बैजाबाई ने चलाई। और बैजाबाई ने अपने कार्यकाल में जनको जाओ की अंतर्गत जो है बहुत सारे कुओं तालाबों का निर्माण कराया, जिसमें बैजा ताल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूछा जाएगा किसने बनवाया तो बैजाबाई ने बनवाया, जो किसकी वाइफ थी, दौलत राव सिंधिया की थी। क्योंकि बैजाबाई का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा प्रशासन में था, जिससे जनकू जी जो हैं परेशान हो गए। और जनकू जी ने कहा कि इस तरीके से तो सत्ता नहीं चल पाएगी, क्योंकि हस्तक्षेप जो है बैजाबाई का ज्यादा था। और इस वजह से ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, उम्र 11 वर्ष, उधर शायद स्क्रीन पर आई नहीं है आपके, तो उम्र जो है इनकी 11 वर्ष थी। अब हम देखते हैं कि जनकोजी राव जब परेशान हो गए तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास गए। इस समय देखिए ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास पहुंचे, देखिए अब ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कैसे है? याद रखना बहुत सरल है। देखिए आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। 1827 से 1843 तक जनकोजी राव रहे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद करना इस रूप में आसान है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसी काल में रहे। आपको पता होगा कि सती प्रथा 1829 में बंद की गई और लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने जब एक्ट आता है 1833, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल करने लगा। और पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो याद करना आसान है। 1833 के एक्ट में ही भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इनके ही काल में ही 1829 में सती प्रथा इन्होंने जो है बंद कराई। तो ये याद हो जाएगा कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, बट ये भारत के नहीं थे। तो जनकोजी राव ने इनकी मदद मांगी और इन्होंने कहा ठीक है, बैजाबाई का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया है तो बैजाबाई को यहाँ से निकालते हैं और बैजाबाई को यहाँ से शिफ्ट करते हैं। तो बैजाबाई की यहाँ से शिफ्टिंग हो जाती है। बैजाबाई को जो है उज्जैन पहुंचा दिया जाता है। बैजाबाई को जो है उज्जैन पहुंचा दिया जाता है कि भाई आप जो है उज्जैन जाइए, यहाँ जो है आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो बैजाबाई को उज्जैन कर दिया जाता है। और जनकोजी राव की हेल्प के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट, जिसको आप रीजेंट भी कहते हैं, रेजिडेंट कहते हैं, तो अंग्रेज
रेजिडेंट स्लीमैन, अंग्रेज रेजिडेंट स्लीमैन को बैठा दी गया। और सबसे पहले जो अंग्रेज रेजिडेंट बैठे थे आपको पता होगा वो कौन थे, वो मालकम थे, वो मालकम थे। तो स्लीमैन साहब बैठ जाते हैं, बैजाबाई को जैन भेज दिया जाता है कि आप सत्ता में हस्तक्षेप कर रही हैं। और उसके बाद 1843 में जनकोजीराव की मौत हो जाती है। तो ये कार्यकाल याद आपको रखना आसान हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक से आप जो है तुलना करेंगे तो वो आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें आपके लिए है नहीं। जरा और देखते हैं अब हम कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं, पकड़ते हैं जरा इसको। इतना ही कार्यकाल जनकोजीराव का था जो आपको याद रखना है। बाकी जनकोजीराव ने और कुछ भी बड़ा नहीं किया जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना पड़े। हालांकि किया तो बहुत कुछ होगा इन्होंने, लेकिन एग्जाम में यही है कि बैजाबाई का डोमिनेंस था इनके ऊपर, जिनको निकाला गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्लीमैन को यहाँ बैठा दिया। और बैजाबाई ने के कारण में बहुत सारे कुएं तालाब बनाए, जिसमें बैजा ताल ग्वालियर में प्रमुख है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अब आते हैं हम जयाजीराव सिंधिया पर। जयाजीराव के टाइम पर क्या हुआ, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जयाजीराव के टाइम पर भी ऐसा सच कुछ हुआ नहीं ज्यादा, बट इनके काल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना रही वो 1857 की क्रांति हुई। ये इन्हीं के काल में हुई, इसीलिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा 1857 क्रांति के समय सिंधिया मराठा कौन था, क्योंकि आरोप लगता है सिंधिया सरदारों पे कि इन्होंने जो है लक्ष्मीबाई का सपोर्ट नहीं किया या गद्दारी की, इस तरीके के आरोप लगते हैं। तो आज हम देखेंगे वो कितने सही और कितने गलत है, उसके एनालिसिस आप देखेंगे। देखिए क्या होता है। जयाजीराव निश्चित तौर में 1843 में जब उनकी मृत्यु हुई तो जयाजीराव बैठते हैं और 1886 तक जो है इनका कार्यकाल चलता है। जयाजीराव भी जो है जनकोजीराव के पुत्र नहीं थे, ये भी दत्तक पुत्र। आप देख रहे हैं दत्तक पुत्र की सीरीज चल रही है पूरी, दौलतराव से, दौलतराव फिर जनकोजीराव फिर जयाजीराव। ये पूछा जा सकता है कि कौन दत्तक पुत्र बने लगा था, दौलतराव, जयाजीराव, जनकोजीराव, जयाजीराव। तो दत्तक पुत्र ये भी थे। ठीक, ये 8 वर्ष की अल्पायु में ही जो है इनको गोद ले लिया गया था जनकोजीराव के द्वारा, तो इनको ही जो उत्तराधिकारी बनना था। और इनका नाम जो था भागीरथ राव था, इनका ओरिजिनल नाम भागीरथ राव था। 8 वर्ष के ये बालक थे जिनको जनकोजीराव ने गोद ले लिया था। आगे जाके इनको ही जो है गद्दी संभालनी थी और इनका ही नाम जो है जयाजीराव सिंधिया कर दिया गया। और इनके मामा को जो है क्या नियुक्त किया कर दिया, रीजेंट नियुक्त किया गया। इनके मामा को रीजेंट नियुक्त किया गया। इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सही आ जाए। चलिए पेन यूज कर लेते हैं दूसरा। जयाजीराव के मामा को जयाजीराव के मामा को रीजेंट जो है नियुक्त किया गया, क्योंकि इनकी उम्र क्या थी, 8 वर्ष थी। तो मामा को रीजेंट नियुक्त किया गया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। अब इस ट्विस्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्विस्ट क्या आता है। ट्विस्ट ये आता है कि मामा को तो रीजेंट नियुक्त कर दिया गया, ये तो ठीक रहा, लेकिन इनके एक दीवान थे। दीवान एक प्रकार से प्रधानमंत्री जैसा पद था, राजा के अधीन जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो दीवान था। मामा तो रीजेंट नियुक्त हो गए, लेकिन दीवान थे खाकसी वाले, खासगी वाले, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको सुधारना पड़ेगा। जरा देखें इसको। दीवान थे खासगी वाले, दीवान का नाम था खासगी वाले। ये बिंदी इसके ऊपर है, बट बिंदी है नहीं यहाँ पर, मैं इसको रफ कर देता हूँ, कंफ्यूज होने के नहीं तो। दीवान थे खासगी वाले,
इन्होंने क्या किया, सेना का एकत्रीकरण किया, सेना का एकत्रीकरण किया और अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र बनाने लगे, कुचाले चलने लगे और इस अंततः सिंधिया और अंग्रेज के बीच युद्ध होना था, क्योंकि दीवान साहब चाहते थे कि अंग्रेजी सत्ता जो मामा नियुक्त थे रीजन, इनको हटा दिया जाए और इनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें स्वाभाविक था कि सिंधिया की क्या हुई, पराजय हुई। ठीक है, पराजय हुई। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है खाकसी वाले को वहां से हटाया और चूंकि अल्पवयस्क थे तो जो वहां की सत्ता थी वो काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी के पास चली गई। यहाँ की जो सत्ता है वो काउंसिल ऑफ रेजिडेंस के पास चली गई। यहाँ की सत्ता जो है वो काउंसिल ऑफ रेजिडेंस के पास चली गई, काउंसिल ऑफ रेजिडेंस के पास चली गई। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप किसी भी रूप में इसको लिख सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ रेजिडेंस के पास जो है सत्ता चली जाती है जब तक कि ये वयस्क नहीं हो जाते हैं। और सिंधिया की सैन्य शक्ति को बिल्कुल सीमित कर दिया गया। अंग्रेजी सेना को खर्च हेतु राजस्व दिया गया। ये सबसे बड़ा रेल हुआ। अब ये देख लीजिए ये कितनी बदमाशी हुई कि आपके यहाँ हम अपनी सेना रखे हैं और सेना का खर्चा भी जो है हम आपके राजस्व से ले रहे हैं। अब बताइए, हमारी सेना आपके यहाँ पड़ी है, आप पर कंट्रोल की, और आपसे ही उसकी हम तनख्वाह वनख्वाह भी ले रहे हैं। और उनकी जो खुद की सिंधिया की सेना थी उसको लिमिटेड कर दिया गया। सिंधिया साहब की सेना को जो है लिमिटेड कर दिया गया कि ताकि आप युद्ध में लड़ने लायक न बनाए। सिंधिया की सेना को लिमिटेड कर दिया गया। ये सब किसके टाइम हो रहा है? जियाजीराव सिंधिया के टाइम पर ये हो रहा है। अब ये देखिए मौका उनको मिल गया। अब यहाँ पर इसके बाद जो है 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इन्होंने किया क्या? ज्यादा कुछ किया नहीं, इन्होंने कुछ स्थापत्य कला वगैरह में काम किया है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। पहले जो प्रश्न आ सकता है वो जय विलास पैलेस का निर्माण इन्होंने करवाया, जो आज भी ग्वालियर में है। और अभी अमित शाह साहब वहां होकर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां को इन्वाइट किया था, वहां होकर आए थे, जहां चांदी के बर्तनों में खाना खाया जाता है। वो चांदी की ट्रेन है खाना सर्व करने के लिए, ऐसी सब चीजें वहां पर देखी। अमित शाह साहब गए थे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जय विलास पैलेस इन्होंने बनाया। ये इनके बारे में पूछा जा सकता है कि किसके काल में बना। एक जल विहार, एक जल विहार बना, एक कंपू कोठी बनी, एक कंपू कोठी बनी, मोती महल बना। ये इनके काल में स्थापत्य कला पे इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका जय विलास पैलेस या महल आप कह सकते हैं। ठीक है, जय विलास महल या पैलेस का जो है वास्तुकार कौन था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो माइकल फिरोज था, माइकल फिरोज था। माइकल फिरोज जो है जय विलास पैलेस का वास्तुकार था। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, याद रखिए। जय विलास पैलेस का वास्तुकार माइकल फिरोज था, क्योंकि अमित शाह वहां गए थे रिसेंटली। ये प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न कई बार और भी बना है, ऐसा नहीं कि अभी ही बनेगा। ठीक, और इसका निर्माण 1862 से 74 के बीच में हुआ। मतलब आप देख लीजिए टाइम पीरियड भी इसमें करीबन बहुत लगा है, 8 और 4 14 साल लगा है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया बना होगा। सर माइकल फिरोज मुंशी बाल मुकुंद ने लश्कर के दक्षिण में 12 तालाब बनवाए जो राजमहल तालाब कहलाए, जो राजमहल तालाब कहलाए। उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो माइकल फिरोज जो एक वास्तुकार ये पा गए थे, इनसे इन्होंने राजमहल तालाब बनवाए और करीबन ये 12 बनवाए इन्होंने। ठीक है, 12 तालाब इन्होंने यहाँ पर बनवाए। लश्कर के दक्षिण में, लश्कर के 12 तालाबों का निर्माण करवाया, जिनको राजमहल तालाब के नाम से जाना गया। ये प्रश्न आ सकता है। राजमहल तालाब बनवाए किसने? माइकल फिरोज
और वा मुंशी बालमुकुंद। मुंशी बालमुकुंद, इसको आप जो है कनेक्ट करते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बालमुकुंद में यहाँ लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पीछे शेड हो गया हो तो। एक मुंशी जी आपने सुने होंगे अमिताभ बच्चन की पिक्चर, ठीक है, मुंशी जी वाली आपने स्टोरी इसमें है एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर में। तो ऐसे ही मुंशी उस जमाने में हुआ करते थे। तो माइकल फिरोज के साथ मिलकर इन्होंने 12 ताला लश्कर के दक्षिण में बनवाए। तो स्थापित कला में इनका योगदान रहा, जयविलास पैलेस और ये 12 ताले। अब 1857 की क्रांति में इनकी भूमिका को जरा हम समझ लेते हैं कि 1857 की क्रांति में इनकी मुख्य भूमिका रही क्या आखिरकार। ठीक है, जरा इसको हम देख लेते हैं। अठारह की क्रांति में इनकी भूमिका को जरा देख सकते हैं, इससे प्रश्न बनेगा तो जरा इसको समझो। 1857 के टाइम पर देखिए, ये रहा ग्वालियर आपका, जरा इसको समझ लीजिए, ये रहा ग्वालियर। ग्वालियर से उत्तर की ओर आपको पता है आगरा है, यहां भी सिंधियाओं का शासन था। ये आप देखेंगे तो ये झांसी है, समझते जाइए अब स्थिति। तो रानी झांसी ने जब विद्रोह किया तो लड़ते लड़ते उन्हें ग्वालियर के किले पर धावा बोला, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हथियारों की लूट करनी थी लड़ने के लिए। ग्वालियर पे आपको पता था काउंसिल ऑफ रेजिडेंस का कब्जा है, सिंधिया जी की सेना खत्म हो चुकी है। जयाजी राव सिंधिया एक मत यह है कि वो मदद करना चाहते थे, अंग्रेजों से वो भी परेशान थे, लेकिन चूंकि बस उनके पास सेना नहीं थी, अंग्रेजों से लड़ने की उनमें ताकत नहीं थी, क्योंकि उन्हीं के वो अधीन थे। उनके बीच में संधि थी कि जब भी अंग्रेजों पर हमला होगा तो ग्वालियर के सिंधियाओं को मदद करनी होगी। तो वो आगरा चले गए और उनके एक सहयोगी यहाँ पर रह गए, जिनका नाम आता है अमरचंद बाठिया, जिनके नाम का जिक्र होता है अमरचंद बाठिया। इनको मृत्यु दंड दिया गया। अमरचंद बाठिया वहां रुके और उन्होंने जो शस्त्रागार था वो विद्रोहियों के लिए खोल दिया और विद्रोहियों को इससे फाइट करने में मदद मिली। युद्ध लंबा चला और बाद में अमरचंद बाठिया को पकड़ के अंग्रेजों ने पूछा कि ये सब घटना कैसी हुई, किसने सपोर्ट किया, तो अमरचंद बाठिया ने नहीं बताया विद्रोहियों के नाम, इस कारण उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। तो अमरचंद बाठिया को मृत्यु दंड दिया गया। आप याद रखें इस चीज को, ये पोर्शन आपने सुना नहीं होगा तो उसको जरा आप सुन लीजिए इस चर्चा को। अमरचंद बाठिया, अब यहाँ पर आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमरचंद बाठिया कौन है। अमरचंद बाठिया जो है सपोर्ट किया विद्रोहियों का इन्होंने, जो वहां ग्वालियर में रुके थे। एक पॉइंट को नोट करें। दूसरा, ये आगरा भाग गए। तो एक मत तो ये है कि ये झांसी की रानी के लड़ने में असमर्थ थे, इसलिए डर के भाग गए, या इनको बेइज्जत करके भगाए गए, एक मत ये चलता है। एक ये है कि ये जानबूझ के भाग गए ताकि इनको अंग्रेजों की सहायता न करना पड़े, और परोक्ष रूप से विद्रोही और रानी झांसी की राय की ये मदद करना चाह रहे थे, एक मत ये है। एक ये है कि ये डर से भाग गए थे तो उन्होंने युद्धागार से लूटा, जिसमें अमरचंद बाठिया ने इनकी मदद की। अमरचंद बाठिया को पकड़ कर मृत्यु दंड दिया गया। बाद में रानी की झांसी ने स्वयं अपने आप को खत्म कर लिया और जिस जगह पर जो है इनकी मृत्यु हुई है, इनकी समाधि बनी, उस जगह का नाम है गंगादास की बगिया। उस जगह का नाम है गंगादास की बगिया। उस जगह का नाम है गंगादास की बगिया, जहां पर इनकी समाधि है। ठीक, क्लियर। उस जगह का नाम है गंगादास की बगिया, क्लियर। और बाद में ये जागीर झांसी को जो है लौटाने का काम जो है
सिंधिया साहब के द्वारा कर दिया गया। बाद में जब सिंधिया साहब आए और सब आपको पता ही है कि समाधि बन गई, वहीं झलकारी बाई की समाधि बनी। तो उसके बाद ये जागीर जो है इन्होंने झांसी को लौटा दी, क्योंकि वहां पर किसकी समाधि थी? लक्ष्मीबाई की समाधि थी। इसलिए ये कहा जाता है कि परोक्ष रूप से इन्होंने मदद की, क्योंकि ये अंग्रेजों के अधीन थे, इसीलिए डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते थे। एक मत ये चलता है कि इन्होंने विद्रोहियों के साथ समर्थन नहीं किया, गद्दार थे, भाग गए थे, रानी को पकड़वाने में मदद की। क्योंकि आप देखिए उस समय भारत नहीं था, ये मिसकंसेप्शन, भारतीय उपमहाद्वीप था। भारत तो बाद में धीरे धीरे बनता चला गया। तो अलग अलग शासन थे, तो उनके अलग अलग विद्रोह थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। तो इस कारण अंग्रेजों से पैक्ट था सिंधिया का, और सिंधिया ने इतना कमजोर कर दिया था, सिंधिया ने मतलब इतने कमजोर हो चुके थे, अंग्रेजों के रेजिडेंट बैठ चुके थे, उनके पास कोई स्वतंत्र सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी सोचने विचारने की, मदद करने की। इसी के कारण जो है 1897 रानी बाई का सपोर्ट वो नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे, तो वो अलग अलग मत चलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि मदद तो नहीं की, अमरचंद भाटिया ने मदद की, जिसके कारण उनको मृत्यु दंड दिया गया। और रानी की झांसी की रानी की मृत्यु होती है, खुद को समाप्त कर लेती है, और गंगादास की बगिया में उनकी समाधि है, जिसको बाद में इन्होंने लौटा दिया। तो कुल मिलाकर जियाजी राव के समय की जो बड़ी घटना है वो 1857 की घटना है, जिससे इनका प्रश्न पूछता है। दूसरी बड़ी घटना है जय विलास पैलेस, जो इन्होंने निर्माण करवाया, राजमहल, तालाब बनवाया 12, इसके अलावा कंपू कोठी, तमाम चीजें बनवाई। अगली क्लास में हम माधव राव सिंधिया को पढ़ेंगे 1886 से 1925 तक। तो सिंधिया वंश की अगली सीरीज में हम माधव राव सिंधिया को पढ़ेंगे, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है 1857 के बाद। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।